राणा शासन, निरंकुशता का एक सदी। परिचय। 19वीं सदी के मध्य तक शाह राजवंश का शासन नेपाल में स्थापित हो चुका था, लेकिन सत्ता का केंद्र अस्थिर था। दरबार में षड्यंत्र और गुटबाजी आम बात थी। इसी राजनीतिक उथल-पुथल का फायदा उठाते हुए एक महत्वाकांक्षी सैन्य कमांडर ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसने नेपाल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह था राणा राजवंश का उदय, जिसने नेपाल को लगभग 104 वर्षों तक एक निरंकुश शासन के अधीन रखा। कोत पर्व, राणा शासन की शुरुआत। राणा शासन की नींव 14 सितंबर 1846 की रात को पड़ी, जब जंग बहादुर कुंवर, बाद में जंग बहादुर राणा, ने काठमांडू के कोत दरबार में एक खूनी नरसंहार को अंजाम दिया। यह घटना इतिहास में कोत पर्व के नाम से दर्ज है। इस नरसंहार में रानी राज्यलक्ष्मी देवी के आदेश पर एक दरबारियों की हत्या के बाद जंग बहादुर ने रानी के वफादार माने जाने वाले कई उच्च अधिकारियों और दरबारियों को मार डाला। इस घटना के बाद जंग बहादुर ने खुद को नेपाल का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और राजा को सिर्फ एक नाममात्र का शासक बनाकर रखा। इस प्रकार उन्होंने नेपाल में वंशानुगत प्रधानमंत्री का पद स्थापित किया, जो उनके परिवार के सदस्यों तक ही सीमित था। राणा शासन की विशेषताएं। राणा शासन एक केंद्रीकृत और दमनकारी व्यवस्था पर आधारित था। सत्ता का केंद्रीकरण। जंग बहादुर ने सभी प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लीं। राजा को केवल धार्मिक और औपचारिक कार्यों तक सीमित कर दिया गया। राणा शासकों ने खुद को महाराजा की उपाधि दी और शाही परिवार की तरह व्यवहार किया। अलगाव की नीति। राणा शासकों ने नेपाल को बाहरी दुनिया से अलग-थलग रखने की नीति अपनाई। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, व्यापार और संचार के विकास को सीमित कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य उनके शासन को बाहरी प्रभाव से बचाना था। नतीजतन, जब बाकी दुनिया में औद्योगिक क्रांति और आधुनिकता आ रही थी, नेपाल पिछड़ा रहा। आर्थिक शोषण। राणा शासकों ने जनता से भारी कर वसूले और देश के संसाधनों का उपयोग अपने निजी सुख सुविधाओं के लिए किया। उन्होंने भव्य महल और विलासितापूर्ण जीवन शैली अपनाई, जबकि आम जनता गरीबी और अज्ञानता में जी रही थी। कानूनी सुधार। जंग बहादुर ने नेपाल में कुछ कानूनी सुधार भी किए। उन्होंने 1854 में मुलुकी ऐन, नेपाल का पहला लिखित कानून, संकलित करवाया। यह कानून हिंदू परंपराओं पर आधारित था और इसमें जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को बनाए रखा गया था। फिर भी यह नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज था। राणा शासन का अंत। 20वीं सदी में भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक घटनाओं ने नेपाल में भी बदलाव की लहर लाई। राणा शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। प्रजा परिषद। राणा विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1930 के दशक में नेपाल प्रजा परिषद जैसी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ। नेपाली कांग्रेस। 1947 में भारत में नेपालियों द्वारा नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य राणा शासन को समाप्त करना था। त्रिभुवन की भूमिका। राजा त्रिभुवन ने भी राणा शासन के खिलाफ विद्रोहियों का गुप्त रूप से समर्थन किया। 1950 में उन्होंने अपने परिवार के साथ भारत में शरण ली, जिससे राणा शासकों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। आखिरकार भारत के मध्यस्थता और बढ़ते जन आंदोलन के कारण राणा शासकों को 1951 में सत्ता छोड़नी पड़ी। राणा और राजा के बीच एक समझौता हुआ, जिससे राणा शासन का अंत हुआ और राजा त्रिभुवन के नेतृत्व में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। विरासत। राणा शासन ने नेपाल को एक सदी तक अंधकार और अलगाव में रखा, जिससे देश का विकास बाधित हुआ। हालांकि इसी शासन के दमन ने नेपाल में आधुनिक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया और अंततः लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नेपाल का इतिहास अभी जारी है।